वहाँ मेरा पति जेल में है और यहाँ मैं और मेरी बेटी दोनों भूखे हैं। तू मुझे नहीं छोड़ सकती। एकदम कुसुम का रूप ले लेता है ताकि हम उस पर चोरी का इंजाम लगा सके। किशनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में राजेश नाम का एक चरवाहा रहता था। वो एक सुंदर जंगल में पेड़ के नीचे बैठा था। उसके जानवर वहीं घास खा रहे थे। राजेश एक गरीब लेकिन खुशमिजाज चरवाहा था। आज तो काफी अच्छा मौसम हो रहा है। आज तो बांसुरी बजाने का आनंद ही कुछ और आएगा। बस जल्दी से मेरे जानवर घास खा ले, फिर मैं अपनी बांसुरी बजाकर थोड़ा आनंद लूंगा। राजेश अपने जानवर चराकर प्रतिदिन की तरह वही एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगता है। अरे सुनो, रामू की बांसुरी बजने लगी। इसकी धुन में सुकून है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ ही देर में लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ जानवर भी वहां आराम से बैठ जाते हैं। राजेश बेटा, तुम्हारी ये मधुर धुन सुन के सारी थकान मिट जाती है। मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं, बस दिल से बजाता हूँ। जब भी तुम बांसुरी बजाते हो तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवर भी तुम्हारी धुन में खो जाते हैं। प्रतिदिन शाम को तुम्हारी बांसुरी सुनकर हमारा भी मन लग जाता है। तुम हमारे गांव की शान हो। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। जब भी मन होता है मैं अपनी बांसुरी निकलता हूँ और बजाने लग जाता हूँ। राजेश को लोग कुछ न कुछ देकर चले जाते हैं, जिससे उसके घर का गुजारा हो जाता था। राजेश अपने जानवर लेकर घर की तरफ चल देता है। घर में राजेश, उसकी पत्नी सीमा और राजेश के बेटी कुसुम रहती थी। आप हाथ मुंह धो लो, फिर हम सब मिलकर खाना खा लेते हैं। तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। बाबा, आज कौन सी धुन सुनाओगे आप? आज वो धुन सुनाऊंगा जिससे मेरी प्यारी सी बिटिया को अच्छे से नींद आ जाए। और कुसुम कुछ ही देर में सो जाती है। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक तुम ऐसे बांसुरी के सहारे जियोगे और कब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे? अरे सीमा, मैं तो सिर्फ मेरे भगवान पर निर्भर रहता हूँ। मैं तो ये बांसुरी अपने मन को शांत करने के लिए बजाता हूँ और लोगों को ये पसंद आ जाती है तो वो मेरे लिए भगवान का रूप बनकर मुझे कुछ न कुछ दे जाते हैं। पर कब तक ऐसे ही? एक दिन वो देना बंद कर देंगे, फिर कैसे होगा? अरे सीमा, तुम क्यों चिंता करती हो? भगवान पर भरोसा रखो, वो अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं सोने देते। अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। सुबह होती है। प्रतिदिन की तरह राजेश जानवर चराने निकल जाता है और शाम को उसी पेड़ के नीचे अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगता है। तभी एक आवाज आती है। सुनो सुनो सुनो, कल महाराज के महल में संगीत प्रतियोगिता रखी जा रही है। जो भी व्यक्ति संगीत की किसी भी कला में निपुण हो, वो अपनी कला महल में दिखाने आ सकता है। जो जीतेगा उसे राज दरबार में स्थान मिलेगा। राजेश घर पहुंचता है। बाबा, आज आपकी बांसुरी ज्यादा मीठी लग रही थी। क्योंकि आज मेरी गुड़िया ज्यादा खुश दिख रही है।
भगवान करे ये बांसुरी तुम्हें वहां ले जाए जहां तुम्हारा मान हो, सम्मान हो। मान नहीं सीमा, बस इतना कि मेरी बेटी कभी भूखी ना सोए। बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी गाना गाऊंगी और बहुत बड़ी गायिका बनूंगी। चलो बिटिया, अब सो जाओ। सुबह होती है। तुम भी प्रतियोगिता में भाग लेकर देखो, शायद हमारी किस्मत खुल जाए। राजा जी के यहाँ तो काफी निपुण संगीतकार आएंगे। मेरा वहाँ क्या ही काम सीमा। एक बार किस्मत आजमाने में क्या ही जाता है, एक बार कोशिश तो करके देखो। अब तुम कह रही हो तो मैं जाकर देखता हूँ। राजेश राजा के दरबार में जाने के लिए निकल जाता है। अरे राजेश, तुम भी राजा के दरबार में जा रहे हो क्या? हाँ रामू भाई, मैं भी अपनी बांसुरी बजाऊंगा, शायद राजा जी को मेरी धुन पसंद आ जाए। अरे राजेश, तू भी पागल ही है। वहां तो एक से बढ़कर एक कलाकार आए हैं। तेरा वहां क्या ही होगा? अपना मजाक बनवाना चाहता है क्या राजा जी के दरबार में? राजेश शांत हो गया और राजा के दरबार की तरफ चल दिया। सभी कलाकार ने अपनी अपनी संगीत कला दिखाई। अब राजेश की बारी थी। राजेश, अब तुम्हारी बारी है। राजेश ने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू किया। राजेश की बांसुरी से सबका मन एकदम शांत हो गया। वाह, क्या बात है! इतनी प्यारी धुन, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। मैं तो बस छोटा सा कलाकार हूँ महाराज। आज के विजेता तुम हो राजेश। आज से तुम हमारे संगीत कक्ष में शामिल होते हो। राजेश को इनाम में कुछ सोने की असरफियां मिलती हैं। राजेश अपने घर जाता है। सीमा, जल्दी आओ। ये देखो, राजा के यहाँ हुई प्रतियोगिता में जीत गया और राजा ने मुझे ये इनाम दिया। भगवान ने आज हमारी सुन ही ली। राजा जी ने मुझे संगीत कक्ष में भी जगह दी है। अब से राजा जी की संगीत मंडली में मेरा नाम भी शामिल हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब खाना खा लो। सुबह होते ही राजेश राजमहल की तरफ चल देता है। आओ राजेश, तुम्हारी धुन ने तो कल हमारा दिल ही जीत लिया था। ये तो सब बस भगवान की कृपा है महाराज जी। चलो आज मेरे साथ चलो, थोड़ा घूम कर आते हैं, अपने राज्य को भी देखाओ। सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना राज्य में? देख कर आते हैं। राजा, उसका मंत्री और राजेश तीनों चल देते हैं। वह तीनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये कैसी आवाज थी? लगता है आगे कोई जंगली जानवर है। तभी आगे से एक शेर चलकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। मंत्री डर जाता है। राजेश राजा को शेर से बचाने के लिए शेर के आगे आ जाता है। शेर राजेश की तरफ बढ़ता है। राजेश निडर होकर शेर से लड़ने लगता है। शेर डर कर भाग जाता है। राजेश, तुम तो बहुत निडर व्यक्ति हो। आज तुम नहीं होते तो मेरा बचना ही मुश्किल हो जाता। मंत्री, कुछ सीखो राजेश से। उसने मुझे बचाने के लिए खुद की जान की भी परवाह नहीं की। तीनों महल की ओर बढ़ने लगते हैं। अगले दिन राजा राजेश को अपने दरबार में बुलाते हैं। कल तुमने जो मेरी जान बचा के
अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, उससे मैं काफी खुश हूं। तुमने मेरा दिल और भी जीत लिया है। महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया था। आज से राजेश को मेरा मंत्री और मेरा संरक्षक होने का पद दिया जाता है। महाराज, तो मेरा क्या होगा? आज से तुम सिर्फ एक दरबारी का कर्तव्य निभाओगे। राजेश, आज से तुम मेरी सेवा में हमेशा तत्पर रहोगे। जी महाराज। ये बात मंत्री को काफी खटक जाती है। उसे काफी गुस्सा आने लगता है। हमारे लिए मंत्री आप ही हो। वो तो कल का आया हुआ एक छोटा सा चरवाहा है। महाराज ने पता नहीं क्या देखकर उसे इतना बड़ा पद दे दिया। क्या ही कहे, एक छोटे से चरवाहे ने मुझसे मेरा पद ले लिया। पर जल्द ही मैं अपना वही मंत्री पद फिर से हासिल करके ही दम लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अरे सीमा, तेरी तो मौज आ गई। अचानक तेरी तो किस्मत ही पलट गई। तेरा पति तो अब राजा का मंत्री बन गया है। हाँ, भगवान ने हमारी सुन ही ली। अब बहुत ही जल्द वो मुझे भी यहाँ से ले जाएंगे और फिर हम भी उसी महल में रहेंगे। चल बढ़िया है, तुम्हारी तो जिंदगी संवर गई। हमें तो ऐसे ही अपना जीवन काटना है। महल में पुराना मंत्री राजेश के खिलाफ साजिश रचने में लगा पड़ा था। मुझे जल्दी ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा ताकि राजेश को मैं सबक सिखा सकूं। सुनो, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा ताकि राजेश को सबक सिखाया जा सके। बताइए, मैं भी उस चरवाहे को इस महल में नहीं देखना चाहता हूँ। राजा के कक्ष में एक सोने की मूर्ति पड़ी है। तुम्हें वो कैसे भी उठा के राजेश के घर भिजवानी है ताकि हम उस पर चोरी का इंजाम लगा सके। ठीक है, आज ही मैं अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये काम करवा देता हूँ। दरबारी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस मूर्ति को चुराकर राजेश के घर रखवा देते हैं। अगली सुबह होती है। महल में हड़कंप मचा होता है। कल रात मेरे कक्ष से मेरी प्रिय सोने की मूर्ति किसी ने चोरी कर ली है। कौन है वो व्यक्ति? खुद से सामने आ जाओ, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सब एकदम चुप हो जाते हैं। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूं, पर शायद आपको बुरा लग सकता है। मुझे किसी व्यक्ति पर शक जरूर है। तुम बस मुझे उसका नाम बताओ। हमारे नए मंत्री पर मुझे शक है। राजेश ऐसा नहीं कर सकता। मुझे राजेश पे भरोसा है। महाराज, मुझे तो बस शक है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। तुम्हारे कहने पर मैं राजेश का कक्ष दिखवा लेता हूं। राजेश का कक्ष देख कर आओ। सिपाही राजेश का कक्ष देखने जाते हैं, पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। महाराज, वहां ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता था राजेश ईमानदार व्यक्ति है। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। मुझे मेरे होने वाले मंत्री पर पूरा भरोसा है। महाराज, अभी तो आपने सिर्फ इनका कक्ष देखा है। इनका घर अभी भी देखना बाकी है। चलो, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूं, पर वहां अगर कुछ नहीं मिला तो राजेश के ऊपर गलत आरोप में मैं तुम्हें दंड दूंगा। सिपाही, राजेश का घर देख कर आओ। सिपाही राजेश का घर देखने जाते हैं। सिपाही घर में देखते हैं, वही कोने में एक बक्सा पड़ा था। वो उसको खोलते हैं तो उसमें वही सोने की मूर्ति पड़ी मिलती है। देखो अर्जुन, ये तो वही मूर्ति है। चलो इसको लेकर चलते हैं। सिपाही मूर्ति को लेकर राजा के दरबार में पहुंचते हैं। राजा हैरान हो जाता है। महाराज, ये वही मूर्ति है।
ये हमें मंत्री जी के घर से ही मिली है। राजेश, तुमने चोरी की। मैं तो तुम्हें अच्छा और नेक दिल व्यक्ति समझता था, और तुमने हमारे यहां चोरी की। महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने चोरी नहीं की है। आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने तुम्हें मंत्री क्यों बनाया? मैं तुम्हें 2 साल के लिए महल की जेल में बंद करने की सजा सुनाता हूं। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। सिपाही, डाल दो इसको काल कोठरी में। राजा राजेश को जेल में डाल देते हैं और राजेंद्र को दोबारा मंत्री का पद मिल जाता है। बाहर सीमा काफी परेशान रहने लगती है। अब उसके घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। भगवान, ये आपने अच्छा नहीं किया। वहां मेरा पति जेल में है और यहाँ मैं और मेरी बेटी दोनों भूखे हैं। कुछ करो भगवान, कुछ करो। सीमा लोगों के घर जा जा के खाना बनाती है, काम करती है, तब भी उसका घर नहीं चल पाता था। माँ, बाबा कहाँ है? वो अब यहाँ क्यों नहीं आते? वो मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे। मैं कभी भूखी भी नहीं सोती थी। तेरे बाबा जल्दी आएंगे बेटा। चल, अब खाना खा के सो जा। सीमा और कुसुम थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाते हैं। एक दिन सीमा के घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेटा, तू पानी पीकर सो जा। कल हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। सीमा कुसुम को जैसे तैसे सुला देती है। सुबह होती है। कुसुम बेटा, कुसुम बेटा, जल्दी उठ जा बेटा, आज बहुत देर हो गई है। कुसुम नहीं उठती। सीमा डर जाती है। वो पड़ोस से लोगों को बुलाकर लाती है। एक बूढ़ी औरत कुसुम को देखती है। सीमा, ये अब नहीं रही। इसकी मृत्यु हो चुकी है। सीमा की पैरों से जमीन खिसक जाती है। सीमा बहुत रोती है। मेरी बच्ची, तू मुझे नहीं छोड़ सकती। माँ को अकेला मत छोड़ बेटा। आस पड़ोस के लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। भगवान, मैंने कौन सा गुनाह किया था? मेरा पति भी जेल में बंद है और अब मेरी बेटी भी नहीं रही। मैं किसके सहारे जीऊं भगवान? मैं अब जीना नहीं चाहती भगवान। आप मुझे भी उठा लो। राजेश की सजा अब खत्म हो चुकी थी। वो अपने घर लौटता है। सीमा, तुम कैसी हो? और ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मेरी बेटी कुसुम कहाँ है? राजेश कुसुम को आवाज लगाता है। कुसुम, कुसुम, बिटिया, बिटिया, देखो बेटा, बाबा आ गए हैं। सीमा एकदम रोने लगती है। तुम्हें क्या हुआ सीमा? सब ठीक तो है ना? सीमा राजेश को सब कुछ बताती है। राजेश बहुत रोता है। राजेश गाय पालता है। सुबह उनको चराने के लिए जंगल में जाता है। अब वो पहले की तरह जीने लगते हैं। एक दिन राजेश अपने जानवर चरा रहा होता है, तभी एक खरगोश उसके पैर में आ जाता है। अरे वाह, इतना प्यारा खरगोश, कितना सुंदर लग रहा है। अगर इसे ऐसे छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे मारकर खा जाएंगे। राजेश सोच में पड़ जाता है। चलो, मैं इसे अपने घर लेकर चलता हूँ। राजेश उसे घर ले जाता है और उसे पालता है।
सीमा और राजेश खरगोश के आने से अब काफी खुश थे। इस खरगोश के आने से हमारा घर पहले की तरह काफी खुश खुश सा लग रहा है। हाँ, सही कहा आपने। मेरा मन भी लग गया है इस खरगोश के साथ। एक दिन राजेश अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी राजा का मंत्री वहां आता है। राजेश, आखिर तू वही का वही आ ही गया। चरवाहे को इतने बड़े सपने देखने का हक होना ही नहीं चाहिए था। तूने कुछ ज्यादा ही ऊपर जाने की सोची थी ना। देख, फिर से वही आ गिरा। मुझे मेरे भगवान के न्याय पर पूरा भरोसा है। जिसने मेरे साथ गलत किया, भगवान उसके साथ भी कभी अच्छा होने ही नहीं दे सकता है। चुपचाप अंदर चला जा, वरना जिस टांग पर खड़ा है वही टांग तोड़वा दूंगा। इतने में कहीं से एक सांप उस खरगोश को डसने के लिए आ रहा होता है। खरगोश सांप को देखकर एकदम भाग जाता है और वो सांप उस मंत्री को एकदम डस लेता है। मंत्री एकदम नीचे गिर जाता है। अचानक एक रंग बिरंगी रोशनी होती है। वो खरगोश एकदम कुसुम का रूप ले लेता है। तुम्हारी वजह से ही मेरे पिता के साथ गलत हुआ। तुम्हारी वजह से मेरी मृत्यु हुई। आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बेटी, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी, बाबा को अकेला छोड़कर? बाबा, आज मुझे शांति मिली है। आज मैंने आपका और मेरा बदला ले लिया है। ये कहकर कुसुम गायब हो जाती है और मंत्री की मृत्यु वहीं हो जाती है। बिटिया, तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? बाबा से क्या गलती हो गई थी? वापस आ जा, एक बार, बस एक बार, मेरी बेटी। राजेश बहुत रोने लगता है। राजेश पहले की तरह ही अपना जीवन बिताने लगता है। फिर से उसी जगह अपनी बांसुरी बजाता है। जो दूसरों को दर्द देता है, वक्त एक दिन उससे पूरा हिसाब लेता है। कर्म कभी माफ नहीं करता, न देर करता है न अंधेर। ऐसे ही मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।